सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान की सियासत में जारी इक़्तिदार के म्यूज़िकल चेयर गेम में एक बार फिर सबकी नज़रें हुकूमत और अपोजिशन से हटकर अदलिया पर आ जमी हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदलिया से मिलने वाले तहरीक इंसाफ के बड़े रिलीफ को हुकूमत ने पार्लियामान में कानून साजी करके खटाई में डाल दिया है। हुकूमत में शामिल पीपल्स पार्टी इस फैसले को चैलेंज कर चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून भी पहले ही नजर सानी की दरख्वास्त देकर अपने तई इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ इंसाफ की मुंतज़िर है। और आज इलेक्शन कमीशन ने भी नजर सानी की दरख्वास्त जमा करवा दी है। आज ही इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अर्जी लेकर अदलिया के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट में तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है और इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी पुरउम्मीद है। सियासी तजियाकारों के मुताबिक PTI की उम्मीद बनती भी है कि उनकी दस्तक के जवाब में अदलिया कभी गुड टू सी यू कहकर उनका खैर मकदम करती है और कभी उसे मखसूस नशिस्तों का सरप्राइज़ देकर निहाल कर देती है। अच्छा, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से मैं बात करूंगी कि जो पीलिया से रुजू करने के बाद आइंदा का सियासी मंजरनामा आखिर होगा क्या, सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा। और इससे पहले आज के प्रोग्राम में मेरे जो पहले मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब जो मेरे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। तारिक साहब, इलेक्शन एक्ट तरमीम से आपके मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि लग रहा है कि पार्लियामान ने अदलिया के इख्तियारात में बाकायदा मुदाखलत की है। हालांकि पार्लियामेंट का इख्तियार है, कानून साजी करना तो काम ही पार्लियामेंट का है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जी अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने खड़े हो गए हैं और अदलिया के जो मामलात हैं, इख्तियारात हैं, उनमें मुदाखलत की पार्लियामेंट ने। क्या कहेंगे? देखिए, अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और ना इस तरह की गवर्नमेंट की सोच है और ना ये जो तरमीम है इसका अदलिया के इख्तियारात से कोई ताल्लुक़ है। ये इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट है और इलेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट क्या है कि बुनियादी तौर पे ये अगर आप आइन का वो आर्टिकल देखें कि जिसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली उन सीटों के जीतने वाले, आज़ाद जीतने वाले लोग और उसको इलेक्शन एक्ट 2017 के साथ मिल के देखें तो एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है कि अगर कोई शख्स आज़ाद हैसियत से असम्बली का मेंबर बनता है, सूबाई व कौमी असम्बली, तो वो 3 दिन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करेगा और उसके बाद वो उसका जो बयान हल्फी होता है किसी पार्टी को ज्वाइन करने का, वो इर्रिवोकेबल होता है, वो काबिल तनसीख नहीं होता। ये एक्ट जो है ये उसी चीज़ को आप ये कहें कि उसको मज़ीद डिफ़ाइन करता है, उसको मज़ीद एक्सप्लेन करता है और कोई ऐसी अमेंडमेंट जो मावरा आइन हो वो नहीं की गई। ये बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी आइन जो रूल है उसके मुताबिक ये अमेंडमेंट की गई है। PTI इस फैसले को चैलेंज करने जा रही है। अब ये क्योंकि आप लोगों की जमात भी बारहा ये बात कहती है कि जी अदलिया जो है PTI को रिलीफ देती है, ये आप लोग कहते हैं और इस बार भी अगर रिलीफ मिल जाता है तो फिर ये तो हुकूमत केस हार जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, रिलीफ का मकसद ये नहीं होता, जैसे पहले मैंने इससे पहले बात की है कि अदलिया के जिस फैसले की आप बात कर रही हैं वो फैसला आइन को ऐसे ही है कि जैसे आइन को दोबारा तहरीर किया जाए, रीराइट किया जाए जिसे कहते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए असम्बली में 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी है। 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो जो आप सिंपल मेजॉरिटी से असम्बली के अंदर काम नहीं कर सकते, वो कोई भी अदालत कैसे कर सकती है कि वो आइन में अमेंडमेंट करे। और अमेंडमेंट यही है कि ये तरीक़ाकार कि आपने कैसे एक पोलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, कितने दिन में करना है, वो उसका एक तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़ेह है। अब उसमें आप ये कर दें कि नहीं जनाब आपने बयान हल्फी दी, उसके बाद उसे वापस ले सकते हैं, फिर 6 महीने बाद दोबारा आपसे पूछा जाएगा हाँ भाई हूँ दस हूँ क्या इरादा है तेरा, फिर जनाब इस तरह तो नहीं होता ना। तो ये पहली बात तो ये कि ये आइन से कोई इनहराफ नहीं है ये अमेंडमेंट। दूसरी बात ये है कि जो पार्लियामेंट है उससे कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार हासिल है और किसी को फेवर देने के लिए जो आपने बात की है, मैं नहीं समझता कि फेवरेटिज्म के तहत अदालतें चलती हैं या चल सकती हैं या चलाई जानी चाहिए। आपकी पार्टी बात कहती है बार बार कि PTI को रिलीफ दिया जाता है, कोई इस्लाम की बुनियादी मैं नहीं कह रही क़वानीन और अकायद के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी हो, बिल्कुल अदालतों का ये राइट है
कि वो उसे स्ट्राइक डाउन कर दें, क्योंकि ये आइन की जो बेसिक हमारी रूह है उसके मुनाफी होगा। इसी तरह कोई और ऐसी कोई ग्रॉस ह्यूमन राइट वायलेशन की बात अगर हो रही है तो अदालतों का इख्तियार है, लेकिन ये तो इलेक्शन लड़ना कैसे है, पार्टियों को कैसे ज्वाइन करना है, ये फ़ैसला तो पार्लिमान ने करना है। ये तो फ़ैसला जो है कानून साजी के ज़रिए होना है। उसमें तो कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं है कि जिसे मैं समझता हूँ कि स्ट्राइक डाउन किया जाए। बाकी राइट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो ज़रूर इसको चैलेंज करें, इसमें तो हमें कोई आर नहीं है, कोई हमें एतराज़ नहीं है। चलिए सर, बिल्कुल उनका भी राइट है, लेकिन पार्लियामेंट का पूरा इख्तियार है कानून साजी करना। अच्छा, अब एक और सवाल ये कि जी अदलिया के फैसलों के खिलाफ ज़ाहिर बात है कानून साजी हो सकती है, पार्लियामेंट को इख्तियार है और पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है, लेकिन अगर ये कानून साजी पहले हो जाती तो कहा जा रहा है कि शायद अलग बात थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने फैसले का इंतज़ार ही क्यों किया, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। यानी पहले भी तरमीम हो सकती थी, अगर पहले तरमीम हो जाती तो आपके मुताबिक सूरत हाल मुख्तलिफ होती। कानून साजी होती है किसी भी हवाले से, उसके साथ पैरेलल आपके पॉलिटिकल मामलात भी चल रहे होते हैं, पॉलिटिकल चीज़ें भी चल रही होती हैं। इसलिए कोई ऐसा वक्त मैं नहीं समझता होगा कि जब बाकी सारे मामलात स्टैंड स्टिल हैं और आपकी कानून साजी के ऊपर जो है किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना लगाया जा सके। वो तो अपोजिशन ने लगाना ही लगाना होता है। आप कितनी ही खुलूस नीयत के साथ या आप ये कहें कि पॉजिटिव माइंड के साथ आप कानून साजी करें, उस पर उन्होंने एतराज़ तो करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे देखें, अभी एक और आपको चले मिसाल दे देता हूँ कि अभी जो रिटायर्ड जजेस पे मुश्तमिल ट्राइब्यूनल्स हैं, अभी ये इलेक्शन एक्ट का मुस्तकिल हिस्सा थी ये चीज़। हमारी PDM गवर्नमेंट के ख़त्म होने के 16 माह की गवर्नमेंट के आखिरी 2 माह में रिटायर्ड जज वाले लफ्ज़ को डिलीट किया गया और अभी दोबारा उसे ऐड किया गया है। यानी इलेक्शन एक्ट को अपनी साबका हालत में बहाल किया गया है कि जितने ज़्यादा केसेस वर्किंग जजेस के पास होते हैं, और आए दिन अखबारात में पढ़ते हैं, आप TV पे देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं कि जजेस के पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं और नई जो स्पीडी जस्टिस है उसकी रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अब जब उसी चीज़ को दोबारा रेस्टोर किया गया है तो अपोजिशन कह रही है कि ये बदनीति है जी, ये मेलाफाइड ही है, हालांकि ये एडिशन अभी की नहीं है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि रिटायर्ड जज पे ट्रिब्यूनल मुश्तमिल होगा, ये थ्रू आउट इलेक्शन एक्ट का हिस्सा रही है ये बात। ये तो हमारी गवर्नमेंट में इसको बीच में निकाला गया, अब दोबारा इसको रेस्टोर किया गया है। ठीक है, चले जमात इस्लामी के धरने के हवाले से मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि उस कमेटी के मेंबर आप भी हैं, तो मुज़ाकरात का ऊँट किसी करवट क्यों नहीं बैठ रहा? तारिक साहब, जितनी नशिस्तें हो चुकी हैं मुज़ाकरात की, अभी जो लेटेस्ट भी हुई है, कहाँ पे जाके डेडलॉक आ जाता है? क्या मुतालिबात बहुत ज़्यादा उनके मुश्किल हैं जो हुकूमत नहीं मान पा रही? जो इख्तितामी राउंड था, इख्तितामी मीन्स जो सबसे आखिर में हुआ उसमें हमारे जो टेक्निकल माहिरीन हैं उनकी टीम साथ थी और पूरे खुलूस नीयत के साथ हमने इस बात को देखा कि किस हद तक उनकी डिमांड्स को माना जा सकता है। अब जाहिर है जो बजट पास हुआ है इससे अगर कोई सूरत हाल जो अभी सामने आ रही है, और ज़ाहिर है उस वक्त भी कुछ अंदाज़ा था कि महंगाई और ख़ास तौर पे जो टैक्सेस के हवाले से वो गिले शिकवे हुकूमत को सुनने को मिलेंगे, तो ये बहुत ही बारीक बीनी के बाद और मैक्सिमम कोशिश की गई कि कम से कम बोझ डाला जाए पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, हर हवाले से कम बोझ, वो बिजली की बिल की शक्ल में हो, वो स्वी गैस की बिल की शक्ल में हो, टैक्सेशन की शक्ल में हो। लेकिन जब आप आलमी मुआहिदों में होते हैं और IMF के साथ आप बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है IMF ने भी इस बात को इंश्योर करना है कि कल आप अपने कर्ज़े वापस कैसे करेंगे। तो कुछ ऐसी आप ये कहें कि शिकें बजट में जो IMF के साथ मुशावरत में के साथ डाली गई, अब उन सब को एक चीज़ को हिलाना, दूसरों को हिलाना, वो पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, वो है टेक्निकल डिसीजन। अगर वो सियासी फैसले होते हैं तो यकीन करें कि धरना जो है और उनका मुतालबात सर आंखों पे, हमारे भी वही मुतालबात हैं। वो क्या है? पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आनी चाहिए। कौन सी हुकूमत नहीं चाहती कि आवाम खुश हों, आवाम में रिलीफ हो? जितना रिलीफ होगा इतनी हुकूमत की जो है वाह वाह होगी, इतना लोग जो है वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो हमारे कोई जज्बात उनसे मुख्तलिफ नहीं हैं, लेकिन टेक्निकली किस हद तक हमें इजाज़त मिल सकती है, हालात दे सकते हैं,
जो हमारे पास रिसोर्स मौजूद हैं वो हमें कितनी इजाज़त दे सकते हैं कि हम मज़ीद को आवाम को रिलीफ दें। ये असल जो है चैलेंज है, और हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने पहले भी काम किया है, अभी भी वो काम कर रही है, तो देखें उसका कोई मस्बत नतीजा इंशाल्लाह ताला निकलेगा, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ। अच्छा तारिक साहब, अभी तो वो ज़ाहिर बात है महंगाई पे बाहर निकले हैं, बिजली के बिलों के हवाले से अवाम के लिए बाहर निकले हैं, कह रहे हैं जी अवाम बहुत तकलीफ़ में है, बहुत मुश्किल में, तो हम अवाम के लिए बाहर आए हैं, लेकिन यहाँ तक इंदिया दे चुके हैं अमीर जमात इस्लामी कि शायद ये तहरीक में भी कन्वर्ट हो सकती है, हुकूमत के ख़ात्मे की तहरीक में कन्वर्ट हो सकती है, तो आप इसको संजीदगी से वाकई ले रहे हैं उनके इन अल्फाज को? देखिए, अमीर जमात इस्लामी जो हैं हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब बड़ी मोतबर शख्सियत हैं, उनके लिए मेरा बड़ा एहतराम है। उनकी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, मैं इसका जवाब मतलब मुनासिब नहीं है कि मैं उन्हें कोई इसमें कोई ऐसी बात करूं। मैं अपने आप को इस हद तक ही महदूद रखता हूं कि हमें बहुत एहतराम है उनकी मुतालबात का, उनके जज्बात का, और इंशाअल्लाह ताला हत्तुल इम्कान हम कोशिश करेंगे ये कोई जमात इस्लामी का इसरार या दबाव, वो कोई ये नहीं कि उनकी वो हमारे मतमाई नज़र है कि उसकी वजह से कोई आवाम को रिलीफ दिया जाए। हम पहले भी चाहते थे, आज भी चाहते हैं। अभी जो 200 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब ने 50 अरब रुपए का जो है वो उन्हें छूट दी है। 50 अरब रुपया, और वो कहाँ से गया 50 अरब रुपया? वो जो MNAs और हमारे दीगर जो तरक्याती फ़ंड होते हैं, PSDP जिसे कहते हैं, वहाँ से कट लगा है। तो सब ने ज़ाहिर कुर्बानी दी है और खुशी से दी है, शौक़ से दी है कि उन लोगों के लिए आसानी पैदा हो। तो मज़ीद भी हमारे पास अगर कोई ऐसी विंडो निकलेगी, ऐसा कोई आप ये कहें कि रास्ता पैदा होगा, तो हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मज़ीद भी रिलीफ देंगे जी। चले, यानी अभी अब तुक्कों की बात कर रहे हैं, तो नवंबर के हवाले से बड़े तुक्के लगाए जा रहे हैं। PTI नवंबर के हवाले से बड़े बड़े दावे कर रही, बुलंदबाग दावे, और कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए नवंबर सितमगर साबित हो सकता है, तो इनको भी हम तुक्के समझें? देखिए, ये सारे अंदाज़े और काफ़िए जो हैं ये लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में अफवाह साजी भी होती है, दुनिया के हर मुल्क में होती है, और यहाँ तो हमारे बहुत सारे सीनियर सियासतदान हैं, वो भी साथ साथ आप ये कहें कि पेश गोइयाँ भी करते रहते हैं। तो अगर किसी का कोई मुस्तकबिल के हालात के हवाले से कोई पेश गोई सच साबित हो जाए या कोई तुक्का सीधा लग जाए, तो वो कहता है जी मैंने तो ये बात 6 महीने पहले कही थी। प्रैक्टिकली ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है मुश्किल तरीन हालात में। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके हवाले से भी बातें की जा रही हैं कि जी वो इतने एक्टिव नहीं हैं, शायद इस वजह से भी ये तुक्के लगाए जा रहे हैं, और भी वजूहात हो सकती हैं? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल एक्टिव हैं जी, और उन्होंने अगर आप मीडिया पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, या टॉक शो करना, या उसको आप समझते हैं कि तकरीर करना, उसको आप समझते हैं कि एक्टिव होना है, तो शायद वो अपनी पार्टी के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। पार्टी रीऑर्गेनाइजेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, उसके ऊपर मियां साहब का फोकस आजकल ज़्यादा है। बाकी वो बिल्कुल एक्टिव हैं, फाल किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए सर, अवाम के लिए तो एक्टिव होना यही है ना कि जो लीडर है वो अवाम को नज़र आए, अवाम को सुनाई दे, अवाम से ज़्यादा इंगेज करे, अवाम से बात करे, कम्युनिकेट करे। अवाम के लिए तो लीडर का एक्टिव होना यही है वाले जो दोनों ओहदे हैं वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़ाहिर है एग्जेक्टिव ओहदों के ऊपर हैं और अवाम में मौजूद हैं, अपने गवर्नमेंट के अफेयर्स चला रहे हैं और मियां साहब की मुकम्मल रहनुमाई में और सरपरस्ती में काम कर रहे हैं। अच्छा, ये 9 मई के जो किरदार हैं, जो 9 मई में इन्वॉल्व थे, उनका अब आप मुस्तकबिल क्या देखते हैं? और इसके अलावा बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनका मुस्तकबिल क्या नज़र आता है आपको? देखिए जी, 9 मई पाकिस्तान नहीं दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर हुआ होता तो अपने दिफाई इदारों और अपनी अस्करी तनसीबात के ऊपर हमला करने वाले किसी भी शख्स या ग्रोह को माफ़ नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे भी जाहिर है जो लोग बरह रास्त बिलवास्ता या बिला वास्ता इसमें मुलविस हैं उनका ट्रायल या उनका एहतसाब जो है वो ज़रूरी है, उनको तो माफ़ नहीं किया जा सकता। बाकी इमरान खान साहब जो हैं वो अगर इंतशार, ज़िद और ये वाली सियासत छोड़ेंगे तो पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार उनका होगा। अगर वो इसी सियासत और इसी रविश पे रहेंगे तो फिर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासत में वो दोबारा कोई फ़ाल किरदार अदा कर सकते। और फिर एक और सवाल कि फिर उनकी गारंटी कौन दे सकता है, कौन देगा उनकी गारंटी? नहीं, मेरे चाहने या ना चाहने की बात नहीं है, मैं तो वैसे ये बात कह रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ आपको कि इंतशारी सियासत की पाकिस्तान में आप कोई जगह नहीं है। अगर वो आना चाहते हैं, दोबारा एक फ़ाल किरदार अदा करना चाहते हैं तो उस इंतशारी सियासत से उन्हें किनारा कशी इख्तियार करनी पड़ेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे और अब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया एहसान भाई तशरीफ़ लाने के लिए। एहसान भाई, सोशल मीडिया के जो माहिर कानून हैं तो शायद आपसे भी ज़्यादा कानून को समझते हैं ऑन अ लाइटर नोट, वो तो अपने अपने तज्ज़िये दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जी ये तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। पार्लियामेंट को कानून साजी का पूरा पूरा इख्तियार है, बल्कि ये इख्तियार ही आइन के मुताबिक पार्लियामेंट के पास होता है। लेकिन बहुत से लोगों के मुताबिक जो शायद ज़्यादा समझ बूझ नहीं रखते, वो कह रहे हैं जी अदलिया और पार्लियामेंट बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो गई और पता नहीं क्या हो गया है। आप सही मायनों में माहिर कानून हैं, कानून पे गहरी नज़र रखते हैं, क्या कहता है कानून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बात बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि दुनिया भर के अंदर जहाँ पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ के ऊपर 3 तरह की चीज़ें काम कर रही होती हैं। एक आपकी पार्लियामेंट होती है, दूसरी आपकी एग्जेक्टिव होती है और तीसरी आपकी जुडिशरी होती है। और तीनों के जो एरियाज़ हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं। पार्लियामेंट का काम ये है कि लेजिस्लेट करना, एग्जेक्टिव का काम है उसको एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम यह है कि उसको इंटरप्रेट करना। और ये दुनिया भर के अंदर सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं और उन्हीं के अंदर ये है कि पार्लियामेंट जो है जब लॉ बनाती है तो ये आइन के अंदर अमेंडमेंट करती है, तो जुडिशरी जो उस मामले के अंदर जो है ना उसको रीराइट कर सकती है, ना उसको इंसर्ट कर सकती है पार्लियामेंट या लेजिस्लेशन के अंदर, ना उसको अमेंड कर सकती है। और ये दुनिया भर के अंदर जनरल प्रिंसिपल सेटल्ड है। अब हमारे मुल्क के अंदर आ जाए तो हमारे मुल्क के अंदर भी इसी तरह है कि पार्लियामेंट के पास जो है वो लेजिस्लेटिव का इख्तियार है और हमारे 2 हाउसेज हैं, एक आपकी नेशनल असेंबली है, दूसरी आपकी सेनेट है। दोनों में से किसी भी जगह अगर बिल जो है वो ओरिजिनेट होता है आर्टिकल 70 के नीचे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, और इन दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है वो हमारा पार्ट 1 का शेड्यूल 4 है जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट की एक लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है। उसके ऊपर अगर कोई भी ये लेजिस्लेशन करते हैं और दोनों हाउसेज अगर उसको अप्रूव कर देते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ का पाबंद है, या उसको पास करे या उसको रिवर्स करे। और अगर दोबारा रिवर्स कर देते हैं एक दफ़ा तो वो पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में जाता है और जॉइंट सेशन के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अगर उसे साइन नहीं भी करता तो वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के तौर पे बन जाता है। अब हमारी पार्लियामेंट के ऊपर सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लगाई है, वो है आर्टिकल 227 कि आप कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो इस्लामिक इंजंक्शंस के ख़िलाफ़ हो, और अगर वो बनेगा तो वो कानून की हैसियत नहीं रखता। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं कि जो रीसेंट अमेंडमेंट्स इसकी तरफ इशारा किया गया है उसके अंदर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट आई है इसमें कोई शक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मेजॉरिटी व्यू आया है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला कर सकती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करती है तो उसके बाद मेरा, आपका या और भी बहुत सारे लोग हैं वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है कि आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर लें, एक विद इन लिमिट्स रह के जो रिस्पेक्ट का है फैसले के ऊपर, और उसके बाद ये है कि जो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर आया जाए। अब वो जो जजमेंट 12 जुलाई की आई है जिसकी वजह से अब ये कंट्रोवर्सी जो है दोबारा आपने देखा है कि रिव्यू भी फाइल कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी चला गया है, मुख्तलिफ पार्टीज़ भी चली गई उसके अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर उस सारे कॉन्सिक्वेंस को देखा जाए कि रिज़र्व सीट से स्टार्ट होता है जनरल इलेक्शन के बाद, जब 22 फरवरी को SIC जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जाती है कि मुझे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने आर्टिकल 51 के नीचे ज्वाइन किया है, जो 80 के करीब लोग हैं, हमें रिज़र्व सीट्स दी जाएँ, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर एक फ़ैसला करता है, और फैसला करते हुए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंदर जाती हैं कि SIC इंटाइटल नहीं है, और अगर ये इंटाइटल नहीं है तो इसकी जो सीट्स हैं वो हमें इंटाइटलमेंट दी जाए। अब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वो फैसला किया, एक हद तक वो फैसला दुरुस्त था कि SIC उसके अंदर इंटाइटल नहीं, और PTI ने SIC को एज ए प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल किया। लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, अगर आर्टिकल 51 के अंदर SIC डिसएंटाइटल है या PTI डिसएंटाइटल है, उसी तरह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसके अंदर डिसएंटाइटल है, चूँकि ओवर एंड अबव या जो प्रोपोर्शन सिस्टम है उससे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अपना हिस्सा ले नहीं सकते। अब इलेक्शन कमीशन ने एक फ़ैसला कर दिया, उसको पेशावर हाई कोर्ट ने जब एंडोस किया, मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 6 मई 2024 को एक लीव ग्रांटिंग आया, और बुनियाद इस चीज़ पे आया, SIC के एंटाइटलमेंट पे भी नहीं आया, सिर्फ इस चीज़ पे आया कि क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो सीट दी गई हैं वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला या पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला ठीक है या नहीं है, और उसके अंदर PTI का किसी जगह जिक्र ही नहीं था। अब उसके बाद एक फुल कोर्ट बना जिसमें 13 जजेस बने, उस 13 के अंदर 3 व्यूज़ आए।
एक 8-5 से आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पीटीआई को सीट्स मिलनी चाहिए। दूसरा व्यू जो है वो 11-2 के अंदर आया जिसके अंदर कहा गया कि इन्हें मिलनी चाहिए थी, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। और तीसरा जो उसके अंदर व्यू आया, उन्होंने ऑल टुगेदर डिसमिस किया कि जी SIC एंटाइटल नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर एक कॉमन ये था कि SIC को किसी ने नहीं कहा एंटाइटल है और ना ही किसी ने ये कहा कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज एंटाइटल हैं। सवाल यहाँ पे पैदा हो गया कि पीटीआई ना उस केस का हिस्सा थी, ना उसने मांगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गई ना? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो थी वो एज ए प्रॉक्सी के तौर पे गई और पीटीआई वहाँ पे मौजूद थी। और पीटीआई के जो लॉयर्स थे जो उस वक्त थे, उन्होंने भी कहा कि अगर SIC को दी जाती हैं, हम ये चाहते हैं कि, क्योंकि सबको पता ये था कि अगर डॉक्टर साहिबा कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के मुताबिक जाया जाए तो सिर्फ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसने इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा हो, सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी आर्टिकल 51 के नीचे रिजर्व सीट्स के लिए एंटाइटल है। अब इस केस के अंदर ये है, और इसीलिए पीटीआई ने जो है इलेक्शन तो लड़ा, उनके कैंडिडेट्स भी आए, लेकिन उन्हें ये पता इस चीज़ का था कि हम चूँकि इस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, ये भी उन्हें पता था कि SIC इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि चलें इस प्रोसेस को शुरू करते हैं। फ्रॉम डे 1 जो था पीटीआई को पता था कि SIC भी एंटाइटल नहीं है, हम भी एंटाइटल नहीं है और ये भी एंटाइटल नहीं है जो दूसरे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप एक लिटिगेशन प्रोसेस के अंदर अब वहाँ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 12 जुलाई का एक फ़ैसला आया, उसके अंदर ये है, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 185 के नीचे केस था कि क्या SIC एंटाइटल है या ये है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज एंटाइटल हैं या नहीं है। उन्होंने जो फैसला किया वो आर्टिकल 175 की जुरिसडिक्शन से ज़्यादा किया, 185 से बाहर निकले। और वो जो एक चीज़ थी कि जब आप एक डिक्लेरेशन आर्टिकल 51 के नीचे दे देते हैं, उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा जो फैसला है वो एक्सीडिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स है, जो उनके मैंडेट से ज़्यादा है। और ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट किया है, रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन किया, और उन्हें पता था इस चीज़ का कि हम जिस फैसले को कह रहे हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने पीटीआई को और इलेक्शन कमीशन को कहा कि जी आप हमारे पास रिव्यू कर सकते हैं। मुताबिक कि क्लियरली आप ये कह रहे हैं कि अदलिया ने रीराइट किया है इस कानून को, आइन को। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, देखिए इस जजमेंट के अंदर भी, और फिर पार्लियामेंट ने अपना हक, अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदलिया के फैसले पर अपना फैसला सुना दिया। नहीं, देखिए जो पार्लियामेंट ने अपना फैसला किया है वो ये है कि ये चीजें जिन 3 पे पार्लियामेंट को तो खैर इख्तियार है ना, पार्लियामेंट तो कर सकती है पार्लियामेंट में, एग्जैक्टली दोनों चीजें। पार्लियामेंट का इख्तियार ये है कि वो लेजिस्लेशन कर सकती है, प्रोस्पेक्टिवली भी कर सकती है, रिट्रोस्पेक्टिवली भी कर सकती है। अदालत के पास ये इख्तियार ये है कि उसको इंट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कर सकती है, अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम जुडिशरी की भी कुछ आला शख्सियात का जिक्र करें, मतलब उनको भी इस बात पे एतराज़, ऑन रिकॉर्ड आ चुके एतराज़ के जो पार्लियामेंट के मामलात हैं वो अदालत में लाए क्यों जाते हैं, वो पार्लियामेंट पे के फ्लोर पे क्यों नहीं हल हो जाते हैं? नहीं, ये तो प्रॉब्लम है ना हमारा। अगर हम तो पार्लियामेंट के मामला जब अदलिया में ले जाएंगे तो फिर जारी बात है अदलिया अपने अदलिया फैसला सुनाएगी। दुनिया भर की सुप्रीम फिर आप फैसले पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के मामले में कहना चाह रही हूँ कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्यों ना हल हो जाए, उनको अदालतों में लेके क्यों जाया जाए? दुनिया भर के अंदर ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल्स है कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं वो अदालतों में नहीं आते। ये जो सारी हमारे यहाँ भी ट्रेंड अब सेट होना चाहिए कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे मामला हल हो जाए। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी 71 के अंदर एक जजमेंट दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, और अगर पॉलिटिकल क्वेश्चंस आते हैं तो हमें बड़ा कॉशियसली उसको देखना चाहिए। अब उसके अंदर ये है कि जब आप ये सारी चीज़ें जो हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के रिजॉल्व कर सकती हैं या जिसको पार्लियामेंट के अंदर रिजॉल्व कर सकती हैं, जब वो नहीं करनी और बार बार ये जानबूझ के इधर वे मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाती हैं, तो वहाँ के ऊपर एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आती है जो पीछे आ रही होती है। अब अदालत के अंदर जाके फिर मिलाइन शुरू हो जाता है। अगर अदालत आपकी फेवर में फैसला दे तो आप कहते हैं आइन भी फतह है, जज साहब भी बड़े उसके अंदर न्यूट्रल हैं और इंसाफ की फतह है। अगर मेरे खिलाफ उस चीज़ का फैसला आता है तो मैं सारी चीज़ें कहना शुरू कर देता हूँ कि जिस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी भी नहीं है, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, इस मुल्क के अंदर जजेस भी कंप्रोमाइज़ हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें उस बयानिए की तरफ जाती हैं कि अगर मुझे पोलिटिकली सूट करता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सारी अदालतों की इज्जत करता हूँ, अगर मुझे सूट नहीं करता तो ये सारा सिस्टम कंप्रोमाइज है। अब जो अगली चीज़ है जिसके अंदर मैं वो जाना चाह रहा था कि वो ये थी, ये जजमेंट जो है, अब इस जजमेंट के अंदर जब आ गई, इसके अंदर आ गया जिसके, और इन्हीं जजी साहबान जो 8 हैं,
इनके अंदर से बहुत सारे जजेस ऐसे हैं, मेरे पास यहाँ पे जजमेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने बजाते खुद कहा है कि हमें पॉलिटिकल फैसिलिटेशन में नहीं जाना चाहिए, हमें री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मैंडेट नहीं है, हमें रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाना चाहिए, हमें इनके जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हैं उसे अदालत के अंदर जो है वो नहीं डिसाइड करना चाहिए, चूंकि ये इनका काम है करें। और ये वो सारी ऑब्जर्वेशन जो थी जब पंजाब का आपके सामने एक इलेक्शन आया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और जिन जजेस ने उसको डिसमिस किया, ये उन्हीं की ऑब्जर्वेशंस है। इसी तरह यहाँ पे जो कई और जजेस हैं उन्होंने भी ये कहा हुआ है कि ये हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने बजाते खुद इसके अंदर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का काम पॉलिटिकल फैसिलिटेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन और कानून के ताबे रह के फैसला करना। और यही वो एक वजह है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी जो है कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल। अच्छा, अब एक सवाल है, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पीटीआई वाले इस मामले को लेकर, अब क्या अदलिया पार्लियामेंट के इस फैसले पर कोई फैसला दे सकती है या क्या होगा? कानून क्या कहता है? एक तो चीज़ ये है कि कोई भी शख्स जो है वो पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के खिलाफ अदालत के अंदर जा सकता है, लेकिन अदालत के अंदर जाने का एक वक्त होता है। अभी तो देखें ना कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना नहीं है, अभी नेशनल असेंबली ने किया है, सेनेट ने किया है, उसके बाद प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा, गैजेट किया। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि एक ट्रेंड है, ये वही ट्रेंड है कि जब आपके सामने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का आया तो अभी सदर ने उसको नहीं किया था, तो जब किया तो यही सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है उसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के आगे स्टे कर दिया, जो अनप्रेसिडेंटेड था कि एक लेजिस्लेशन आई नहीं है, बनी नहीं है, क्योंकि ये पार्टी पहले पहुंच जाती है कोर्ट, वो गई ना, तो उन्होंने एक स्टे ऑर्डर दे। और झगड़ा कहां से चला कि तो इस पूरे केस में आप क्या देख रहे हैं? नहीं, मैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज हो रही है, चीफ जस्टिस का, और वही हुआ कि उसी सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने के 10 जजेस ने कहा कि पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन है वो बिल्कुल ठीक है और आर्टिकल 151 मैं ये जानना चाह रही हूँ अब क्या होगा? अब अगर इसी रविश को बरकरार रखा जाता है इस पार्टी की जानिब से। अब आप देखें, अब पहले तो ये है कि आप जिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, क्या उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप मानते हैं? देखें ना, प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये भी आई हुई है ना, उनको तो मुतनाज़े समझते हैं, सारा दिन पे तनकीद करते हैं सोशल मीडिया पर। देखें ना कि हम पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी नहीं मानते, हम उसमें से कुछ जजेस को भी नहीं मानते, हम उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नहीं मानते। अब जिन 2 जजेस ने दिए है, जिसकी तरह उनके ऊपर उन जजेस ने को तकरीबन 32 के करीब कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल पॉइंट्स उठाए हैं। अगर आप पिछले 2, 2.5, 3 साल के अंदर देखें तो सारे का सारा जो चीज़ चल रही थी वो हमेशा डाइसेंटिंग पे चल रही थी। कभी किसी ने नहीं कहा को देखें जी जो मेजॉरिटी की जजमेंट आई है वो क्या है, हम जी देखें जी डाइसेंटिंग जजमेंट फलां जज साहब ने, देखें जी क्या, वो भी फलां जज साहब ने अगर अपनी राय दी है लेकिन वो मेजॉरिटी के नीचे है। अब इस मिनॉरिटी ने जो कहा है, किसी एक शख्स ने या आपको ये नहीं कहा होगा कि जी वो 32 पॉइंट्स जो उन 2 जजेस ने रेज किए हैं, क्या वो आइन और कानून से मुबर्रा उन्होंने रेज किए हैं? क्या उनकी बात ठीक नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन नहीं कर सकती? क्या उनकी बात ठीक नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट री राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन या इंसर्शन नहीं कर सकती? क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉक है आर्टिकल 51 के नीचे उसको न कम कर सकती है न ज्यादा कर सकती? इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स उसके, लेकिन सिर्फ इस वजह से है कि चूंकि जो हमें चीज़ सूट कर, अब आपने सवाल वो है कि ये है, अब मेरा ख्याल ये है कि अगर ये जाती है तो डेफिनेटली कमेटी में जाएगा और कमेटी के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इसका रिव्यू सुनेगी, मुमकिन ये है कि इस केस को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट उस रिव्यू के साथ लगाएगी। चूँकि फैसला भी अमल दरामद तो हो नहीं रहा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब खुद कहा कि मेरे फैसले पे अमल दरामद से पहले जो है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप आएँ, अब इलेक्शन कमीशन भी चला गया है, रिव्यू भी चला गया है। अब इसका मतलब ये है कि रिव्यू से पहले इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो ही नहीं सकती। ना सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख्वाहिश है उस ऑर्डर के अंदर कि अमल करके हमारे पास आए, और ना ही 2 पार्टीज जिनके खिलाफ फैसला आया है उन्होंने उस चीज़ को कहा, यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने पार्टली 39 लोगों का किया और उसके बाद वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए। अब ये सारी चीज़ें जो है ये सुप्रीम कोर्ट का आपका एक वही 13 मेंबर्स बेंच बैठेगा, वो इसकी पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन भी हो सकता है, इसके देखे कि क्या ये जो जजमेंट लेजिस्लेशन आई है ये हमारी जजमेंट को हिंड्रेस तो नहीं कर रही। लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि वो डिटेल्ड रीजनिंग वाली जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने PTI को अगर रिलीफ दिया है तो किस आइन और कानून के फिर अच्छा एहसान पे सेक्शंस के नीचे जाके दिया। इस समय फिर वक्त कितना लग जाएगा? देखें ये है कि अभी तो जब भी वो कमेटी की मीटिंग आई है उसके अंदर तो चीफ जस्टिस ने जब कहा कि जी एक इम्पॉर्टेंट मैटर है आप सुने, अभी 2 जजेस ने भी कहा कि 15 दिन के अंदर आपको देनी चाहिए थी,
और एक वहाँ पे जो जिस वजह से उस मामले को डेफर किया गया है वो ये किया गया है कि जी चूँकि जजेस छुट्टियों पे हैं और जजेस इसका मतलब ये है कि सितंबर में आएंगे, तो अगर सितंबर के अंदर ये जजेस आते हैं उससे पहले डिटेल जजमेंट आएगी, उसके बाद ये आएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये मामला जो है ये अक्टूबर तक जाएगा और अक्टूबर के अंदर जाके जो है फर्स्ट वीक या सेकंड वीक या लास्ट वीक सितंबर जो है उसके अंदर जाके इन सारे मामलात जो हैं वो डिसाइड होंगे। मतलब तकरीबन 2 महीने तकरीबन देखे ना कि आप जब आपकी सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सेक्शन 3 के नीचे बैठी है उसने चीफ जस्टिस ने कहा कि छुट्टियां कैंसिल कर देते हैं या जजेस को बुला लेते हैं, उन्होंने कहा जी नहीं ज़रूरत नहीं है गए, इसका मतलब ये है कि वो शायद और वो छुट्टियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट 12 या 13 या 14 सितंबर को लगेगी, उसके बाद जाके ये लगेगा और मेरा ख्याल है कि 2 हफ्ते की हेयरिंग तो होगी ना कुछ पॉइंट्स के ऊपर जाके, तो बाय द एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर तक मामला इसी तरह एक और अहम सवाल कि ये कुछ जो इश्यूज़ हैं ताज़ा इश्यूज़ के लिए मामलात उस पर अदलिया मुतहरिक नज़र आती है जो कि होना भी चाहिए, लेकिन मैं अदलिया का बहुत एहतराम करती हूँ, इंतहा एहतराम के साथ मैं ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि रियासत का मामला है जो 9 मई को जो कुछ हुआ और कैमरे की आंख ने कैप्चर किया, पूरी दुनिया ने देखा, हमारा एक इमेज है, हमारी एक सालमियत है, हमारा एक इदारा है जिसकी एक रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, वक़ार है, और जो कुछ 9 मई को होता रहा, शोहदा की यादगारों पे फिर जो तनसीबात थीं, यूनिफॉर्म को किस तरह लहराया जा रहा था वो हसन न्याजी की तरफ से, ऐसी बेशुमार चीज़ें हो रही थीं, शोहदा के घर वालों की जो उनके अहले खाने उनकी भी दिल आज़ारी हुई, पूरी कौम की दिल आज़ारी हुई। 2023 9 मई को ये हुआ और 9 मई 2024 गुजरे हुए भी 3 महीने हो गए, यानी टोटल 1.25 साल हो गया, 1 साल 3 महीने गुजर गए। सर इस पर खामोशी और डिले और अभी तक ताख़ीर क्या समझ आती है? मैं तो ये समझता हूँ कि जो ये 9 मई को हुआ ये अनप्रेसिडेंटेड था, ये पाकिस्तान नहीं दुनिया के किसी मुल्क के अंदर आज तक इस तरह नहीं हुआ कि आपने इस तरह मॉब की सूरत के अंदर 42 से ज़्यादा आपने इंस्टॉलेशंस के ऊपर आपने अटैक किया, और उसके बाद ये है कि फिर जो शोहदा जिन्होंने इस रियासत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस शहरियों के लिए कुर्बानियाँ दी, और वो शहीद हैं कि जो आप इस तरह कहें ना कि जिनका सारे मुल्क उनको मानता है कि ये पूरे मुल्क के उन्होंने कुर्बानियाँ दी, और जान की कुर्बानी, जान है तो जहान है, सबसे बड़ी चीज़ जान है, कुर्बान कर दी हमारे लिए। अच्छा, अब ये है कि उनके ऊपर जाके जिस तरह ये किया गया और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक स्टैंस लिया गया, ये दुनिया भर में नहीं। अब आ जाते हैं उसके अंदर, अब मैं ये समझता हूँ कि इसकी डिले की 3 डॉक्टर साहब, एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जो उन्होंने उस अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया और वो आपका जून जुलाई से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि उसका फैसला करे कि जो आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट्स आर्टिकल सेक्शन 2D1 और 2D1 और 2D2 के अंदर है कि उनका जो है फैसला होना चाहिए। उसके अंदर चाहे सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट सस्पेंड कर दी हुई है, उसके ऊपर फुल कोर्ट या लार्जर बेंच या 7 मेंबर्स बेंच जो बना है उसका वो फैसला करे। दूसरा उस चीज़ के अंदर मैं समझता हूँ कि जो हमारी 21वीं आईनी तरमीम थी जिसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग PTI जो था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि आप स्पेशल कोर्ट्स बनाएं जो आर्मी कोर्ट्स थी और टेररिस्ट को ट्राई करें, वो सारे के सारे केसेस जो थे वो 2019 के अंदर जो है पेशावर हाई कोर्ट ने उन सारी कन्विक्शंस को सेट असाइड किया और 2019 से वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उन केसेस को भी लगाए और उसका 1 वे या इधर वे उसका फैसला करे, चूँकि अगर आपने जो आपका इंसिडेंट हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, अगर 2014 से लेके आज 2024 तक 10 साल के अंदर हमने उन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया या उस सारे जो चीज़ें थी उसके मुतल्लिक हमें नहीं फैसला किया। एक वो तीसरा ये है कि इसके अंदर जब आपके एंटी टेररिज्म लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि 7 दिन के अंदर आपने इस केस को ख़त्म करना है, तो फिर यहाँ के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है उसका भी एक फ़ॉल्ट है कि आप क्यों नहीं उसको एविडेंस लेके जा रहे, आप क्यों नहीं उसको परस्यू कर रहे, या उन जजेस जो उस तरह के हैं। अच्छा, शॉर्टली मैं जानना चाहती हूँ, ये भी आखिरी 1 मिनट है, ये अब आपको क्या लगता है कि कब तक इसका पिक्चर क्लियर हो जाएगी? क्या ये मेरा ख्याल है, मैं इसमें ये समझता हूँ कि हमारा जो अटर्नी जनरल ऑफिस है या हमारे प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस हैं, अटर्नी जनरल ऑफिस को चाहिए कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जाके मिले कि सर ये इंपॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट का एक मैटर है, पूरे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी उसके साथ अटैच है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के ऊपर जो लॉ है उसको सेट असाइड कर दिया गया था, अल्ट्रा वायरस कर दिया गया था, उस केस को लगाएं और उस केस का डे टू डे, और इसी तरह एडवोकेट जज और जो आपके प्रोसिक्यूटर जनरल हैं
जाए, वो चीफ जस्टिस के पास जाएं और उन्हें कहें जी अपने जजेस को कहें कि इसको एक्सपेडाइट करें ताकि इस मामले का किसी मंतकी नतीजा पहुंचे, चूंकि पूरी कौम इसके साथ है कि जिसने भी 9 मई की ज्यादती की है अदालत के अंदर उसको मौका दे के उसकी सजा और जजा का जल्दी फैसला होना चाहिए। ठीक है जी, हाफिज एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।